नमस्कार। आज के इस शैक्षणिक व्याख्यान में मैं आरुषि, राजनीति विज्ञान विभाग, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से आपका स्वागत करती हूँ। यह व्याख्यान भारत की समकालीन विधिक और सामाजिक संरचनाओं की समझ को गहराई प्रदान करने हेतु डिज़ाइन किया गया है। हम आज जिन 4 प्रमुख विषयों की चर्चा करेंगे वे हैं आपराधिक न्याय प्रणाली में परिवर्तन, सीआरपीसी से बीएनएसएस तक की यात्रा पे हम बात करेंगे, मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्तियों के अधिकार को लेकर हम बात करेंगे, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम और खाद्य सुरक्षा कानून। इन विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। ये क्षेत्र केवल कानूनी नहीं बल्कि सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने वाले भी हैं, जहां एनजीओ और नागरिक समाज की अहम भूमिका होती है। इसलिए इस व्याख्यान के माध्यम से यह जान पाएंगे कि कानूनी ढांचा कैसे सामाजिक बदलाव का आधार और साधन बनता है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके पहले भाग की, जो है आपराधिक न्याय प्रणाली और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस से संबंधित। तो सबसे पहले हम इसके शुरुआत करेंगे भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली का। जो विधिक ढांचा है वो 1973 में लागू हुआ। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता, जिसे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी पर ये आधारित था, जो स्वयं 1861 के औपनिवेशिक आपराधिक प्रक्रिया अधिनियम का परिष्कृत रूप था। यह संहिता ब्रिटिश शासन की प्रशासनिक आवश्यकताओं और उपनिवेशिक सत्ता की स्थिरता हेतु डिज़ाइन की गई थी, न कि स्वतंत्र भारत की लोकतांत्रिक और समावेशी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए। वर्ष 2023 में भारतीय संसद ने 3 ऐतिहासिक विधेयकों को पारित किया है, जिनमें भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023, जिसे कि इंडियन पेनल कोड आईपीसी 1860 के स्थान पर रखा गया, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 बीएनएसएस, इसे जो है सीआरपीसी के स्थान पर जगह में दी गई। इसी तरीके से भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, जिसे कि इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के स्थान पर जगह दी गई। अब हमारे समक्ष जो सवाल आता है वो ये है कि इस बदलाव की आवश्यकता क्यों थी। इसका जवाब कुछ इस तरीके से भी दिया जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से न्याय में देरी अपने आप में ये अन्याय ही है। जब सीआरपीसी की बात की जाती है तो आज के इस तकनीकी दुनिया में यह कहीं ना कहीं बहुत पीछे खड़ा है और डिजिटल अपराध व प्रक्रिया संबंधी देरी से निपटने में अक्षम था। इन विधेयकों को पारित करने का उद्देश्य मात्र परिवर्तन ही नहीं था, बल्कि न्यायिक व्यवस्था का भारतीयकरण और उसे अधिक सुलभ, पीड़ित केंद्रित और तकनीकी रूप से सक्षम बनाना था। बीएनएसएस 2023 के अगर हम प्रमुख उद्देश्यों की बात करें तो ये जो है न्याय प्रक्रिया में पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित करता है, पीड़ित की भूमिका को निष्क्रिय दर्शक से सक्रिय प्रतिभागी में बदलता है, डिजिटल युग के अनुरूप कानूनी प्रक्रियाओं को आधुनिक बनाता है। इस संदर्भ में कुछ उल्लेखनीय प्रावधानों को समझना भी आवश्यक है, जिनमें शामिल है ईएफआईआर। इसमें ईएफआईआर की सुविधा शामिल है, जो कि शिकायतकर्ता को थाने जाए बिना शिकायत दर्ज करने का अधिकार देती है। डिजिटल साक्ष्य की विधि सम्मत स्वीकृति, जिससे साइबर अपराध और तकनीकी अपराधों की जांच सशक्त हो सके। पीड़ित की वर्चुअल गवाही की व्यवस्था, जिससे न्यायिक प्रक्रिया में भागीदारी सुलभ और सुरक्षित हो सके। समयबद्ध जांच व सुनवाई का प्रावधान, जो वर्षों तक लंबित मामलों को न्यूनतम करने की दिशा में प्रयास है। यह परिवर्तन इसलिए भी आवश्यक था क्योंकि पुरानी संहिताएं, जो कि न्यायिक प्रक्रियाओं को अनावश्यक रूप से जटिल बनाती थी, पीड़ित की पीड़ा को न्यायिक विमर्श में उचित स्थान नहीं देती थी, आज के इस डिजिटल युग की आवश्यकताओं को पूर्णतः नज़रअंदाज करती थी। कार्यक्रम सहायता एनजीओ प्रोग्राम्स के लिए यह परिवर्तन कई स्तरों पर सक्रिय हस्तक्षेप का अवसर प्रदान करता है,
जिसमें शामिल है कानूनी साक्षरता अभियान द्वारा नागरिकों को BNSS की नई प्रक्रियाओं से अवगत कराना, डिजिटल अधिकारों एवं शिकायत प्रणाली पर प्रशिक्षण देना, पुलिस एवं न्यायिक संस्थानों में पारदर्शिता और जवाबदेही को संस्थागत रूप देना। हालांकि BNSS को लेकर निजता, निगरानी और पुलिस शक्तियों के दायरे जैसे विषयों पर शंकाएं भी उठी हैं, परंतु यह भी उतना ही आवश्यक है कि नागरिक समाज इस प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी बने और लोकतांत्रिक विमर्श को आगे बढ़ाए। अब हम चर्चा करेंगे आज के इस लेक्चर के दूसरे भाग की, जो है मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्तियों के अधिकार पर। भारत में मानसिक स्वास्थ्य की दशा लंबे समय तक नीति निर्माताओं और समाज दोनों की प्राथमिकताओं से बाहर ही रहा है। मानसिक बीमारियों को कलंक, दुर्भाग्य या पागलपन के रूप में देखा गया, जिससे न केवल पीड़ित व्यक्ति की गरिमा प्रभावित हुई, बल्कि उसे आवश्यक चिकित्सा सहायता और सामाजिक स्वीकृति से भी वंचित होना पड़ा है। इस पृष्ठभूमि में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 एक ऐतिहासिक कदम के रूप में सामने आया है, जिसने मानसिक स्वास्थ्य को एक कल्याण आधारित नहीं बल्कि अधिकार आधारित ढांचे में प्रस्तुत किया। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं हैं। इसमें पहली जो विशेषता है वो मानसिक स्वास्थ्य सेवा का अधिकार है। यह अधिनियम सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक नागरिक, चाहे उसकी आर्थिक या सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, को वैज्ञानिक, समावेशी और समान मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्राप्त हो। दूसरा, उपचार में सहभागी बनने का अधिकार। मरीजों को अब यह अधिकार है कि वे अपने उपचार से जुड़ी जानकारी को समझें, विकल्प चुनें और जब भी आवश्यक हो तो उपचार को अस्वीकार भी करें। यह विशेष रूप से सूचित सहमति, इन्फॉर्म्ड कंसेंट की अवधारणा को संस्थागत रूप देता है। इसके अतिरिक्त आत्महत्या के प्रयास को अपराध से हटाना। यह अधिनियम मानता है कि आत्महत्या का प्रयास एक मानसिक संकट की अभिव्यक्ति है, न कि आपराधिक कृत्य। इसलिए ऐसे मामलों में सज़ा नहीं बल्कि चिकित्सा हस्तक्षेप की आवश्यकता मानी गई है। जब बात की जाती है राज्य की भूमिका की, तो अधिनियम यह बाध्यता स्थापित करता है कि केंद्र एवं राज्य सरकारें मानसिक स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आवश्यक बजटीय प्रावधान करें, प्रशिक्षित मानव संसाधन विकसित करें और बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराएं। इसके अतिरिक्त अब हम बात करेंगे मानसिक स्वास्थ्य और न्याय प्रणाली के संदर्भ में। भारतीय दंड संहिता की धारा IPC के सेक्शन 84 के तहत मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति यदि अपराध करता है तो उसे उन्मत्तता के आधार पर दोष मुक्त किया जा सकता है, परंतु व्यवहार में मानसिक स्वास्थ्य से ग्रस्त अनेक विचाराधीन बंदी उपचार के अभाव में जेलों में अमानवीय स्थितियों में जीवन यापन करते हैं। विशेष रूप से महिलाओं, बुजुर्गों और आदिवासी पृष्ठभूमि के बंदियों के लिए यह स्थिति और भी गंभीर होती है। यहाँ मानवाधिकार और सामाजिक न्याय के सवाल उत्पन्न होते हैं। क्या एक व्यक्ति को उस आधार पर दंडित किया जाना चाहिए जब उसकी मानसिक अवस्था ही निर्णय लेने की क्षमता को बाधित कर रही हो? अब NGO और नागरिक समाज इस पूरी व्यवस्था में किस तरह से भूमिका निभा सकता है, इस पर हम लोग बात करेंगे। इस परिप्रेक्ष्य में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। इसमें हम लोग सबसे पहले सर्वेक्षण और पहचान, जेलों में विचाराधीन कैदियों की मानसिक स्थिति की नियमित जांच और पहचान करना, कानूनी सहायता और परामर्श, मानसिक रूप से अस्वस्थ बंदियों के लिए पैरवी करना, उनके अधिकारों की रक्षा करना और कानूनी सहायता मुहैया करवाना। इसी तरीके से जितने भी जो भी पुनर्वास कार्यक्रम करवाए जा सकते हैं, जिसमें कि उपचार के बाद मानसिक रोगियों को समाज में पुनः स्थापित करने के लिए समुदाय आधारित पुनर्वास केंद्रों का निर्माण और संचालन किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त जन जागरूकता अभियान,
जो कि समाज में मानसिक बीमारियों को लेकर जो भी मिथक हैं और जो भी कलंक हैं उनको दूर करने के लिए शिक्षा और संवाद आधारित कार्यक्रम चलाना। यदि बात इसके व्यापक दृष्टिकोण की जाए तो मानसिक स्वास्थ्य अब केवल चिकित्सा का विषय नहीं रहा है। यह मानव गरिमा, संवैधानिक अधिकारों और सामाजिक समावेशन से गहराई से जुड़ा हुआ है। यदि हम मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्तियों को समाज का पूर्ण सदस्य मानना चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि नीति, न्याय और समुदाय तीनों ही स्तरों पर एक समन्वित प्रयास किया जाए। इस प्रकार मानसिक स्वास्थ्य का प्रश्न कल्याण नीति से बढ़कर एक न्याय नीति, जस्टिस ओरिएंटेड पॉलिसी के रूप में सामने आता है, जो भारतीय लोकतंत्र की गहराई और परिपक्वता की भी परीक्षा है। अब हम आगे बढ़ते हुए इसके तीसरे भाग उपभोक्ता अधिकार पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो बात करते हैं समकालीन भारत में उपभोक्ता अधिकारों की, जो कि एक प्रबुद्ध, भागीदार और जागरूक नागरिक समाज की नींव है। विशेषकर डिजिटल अर्थव्यवस्था और वैश्वीकरण के इस युग में उपभोक्ता संरक्षण केवल बाजार नियंत्रण का विषय नहीं है, बल्कि आर्थिक न्याय और सामाजिक समानता का एक मूलभूत औजार भी बन चुका है। भारत में उपभोक्ता अधिकारों की विधिक यात्रा 1986 के कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से आरंभ हुई थी, जिसने उपभोक्ताओं को शिकायत निवारण हेतु मंच प्रदान किया। किंतु बदलते समय डिजिटल व्यापार के विस्तार, बहुराष्ट्रीय कंपनियों की पहुंच और ई-कॉमर्स के प्रभाव के चलते 1986 का जो अधिनियम है वो कहीं ना कहीं अपर्याप्त सिद्ध हुआ। इसी संदर्भ में वर्ष 2019 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को अधिसूचित किया गया। यह अधिनियम न केवल उपभोक्ता अधिकारों की पुनः परिभाषा करता है, बल्कि उत्तरदायित्व आधारित विनियमन, अकाउंटेबिलिटी बेस्ड रेगुलेशन की दिशा में एक ठोस पहल है। अब हम बात करते हैं इसकी प्रमुख विशेषताओं की, जो कि है ई-कॉमर्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म की निगरानी। उपभोक्ताओं को ऑनलाइन लेन देन में धोखाधड़ी से सुरक्षा देने हेतु अब ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए स्पष्ट खुलासे, जवाबदेही और शिकायत निवारण तंत्र अनिवार्य कर दिए गए हैं। सेकंड है उत्पाद उत्तरदायित्व, जो कि प्रोडक्ट लायबिलिटी। अब कोई भी निर्माता, विक्रेता या सेवा प्रदाता यदि उसके उत्पाद या सेवा से उपभोक्ता को हानि होती है तो वह कानूनी रूप से उत्तरदायी होगा। यह उपभोक्ता हितों की रक्षा का एक अभूतपूर्व प्रावधान है। तीसरा है डिजिटल शिकायत निवारण प्रणाली। इससे संबंधित बहुत से ऐसे पोर्टल हैं जिससे कि उपभोक्ता अपने घर बैठे ही ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकता है और संबंधित फोरम में वर्चुअल सुनवाई भी संभव है। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CCPA) की स्थापना। यह एक नवीन नियामक निकाय है जो भ्रामक विज्ञापनों, अनुचित व्यापार व्यवहार और उपभोक्ता हितों के उल्लंघन की निगरानी करता है। अब हम बात करते हैं उपभोक्ताओं के मौलिक अधिकार की, जिनमें शामिल है सुरक्षा का अधिकार, असुरक्षित वस्तुओं एवं सेवाओं से, सूचना का अधिकार, जिसमें उत्पाद की गुणवत्ता, मात्रा, मूल्य, सामग्री, निर्माता आदि की जानकारी प्राप्त करने हेतु। तीसरा है विकल्प का अधिकार, प्रतिस्पर्धी कीमत पर विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं में से चयन करने की स्वतंत्रता। सुने जाने का अधिकार, उपभोक्ता हितों की रक्षा हेतु नीतियों में सहभागिता। शिकायत निवारण का अधिकार, उचित मंचों पर अपनी शिकायतें प्रस्तुत करने और उनका निवारण पाने का अधिकार। उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, अपने अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी पाने का अधिकार। अब आगे हम बढ़ते हैं और इसके नीतिगत व सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर बात करेंगे। भारत का संविधान अनुच्छेद 38 और 39 के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात करता है, जिसमें आर्थिक हितों की सुरक्षा और शोषण से मुक्ति सुनिश्चित की जाती है।
उपभोक्ता संरक्षण इस व्यापक लक्ष्य को प्राप्त करने का एक माध्यम है। महिलाओं, बुजुर्गों, ग्रामीण आबादी और निम्न आय वर्ग के उपभोक्ता अक्सर सूचना की कमी, संस्थागत पहुंच की सीमाएं और बाजार असमानताओं का सामना करते हैं। इस संदर्भ में नागरिक समाज और स्वयंसेवी संगठनों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। ये नकली उत्पादों और भ्रामक विज्ञापनों की पहचान पर कार्यशालाओं और जागरूकता अभियान आयोजित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त उपभोक्ता शिकायत प्रक्रिया में मार्गदर्शन, विशेषकर उन लोगों के लिए जो डिजिटल पोर्टल का उपयोग नहीं कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना, जिससे लोग अनैतिक ऋण, ठगी और बाजार शोषण से बच सकते हैं। उपभोक्ता मंचों में प्रतिनिधित्व और वकालत के माध्यम से सामूहिक हितों की सुरक्षा करना। आज उपभोक्ता को केवल एक खरीदार के रूप में नहीं, बल्कि एक अधिकार युक्त नागरिक के रूप में देखे जाने की आवश्यकता है। उपभोक्ता संरक्षण एक संवैधानिक मूल्य है जो नागरिकों को गरिमापूर्ण जीवन जीने की क्षमता प्रदान करता है, और यही विचार सशक्तिकरण द्वारा न्याय, जस्टिस थ्रू एम्पावरमेंट की संकल्पना को साकार करता है। इसी के साथ अब हम आज के इस लेक्चर के जो चौथा भाग है उस पर बात करेंगे, खाद्य सुरक्षा। खाद्य सुरक्षा फूड सेफ्टी की जो न केवल उपभोक्ता अधिकारों का अभिन्न अंग है, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य, पोषण सुरक्षा और मानव गरिमा से भी प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ विषय है। इसके विकास क्रम और विधिक परिवर्तन की अगर हम बात करें, भारत में खाद्य सुरक्षा का विधिक इतिहास 1954 के प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्टरेशन एक्ट से शुरू होता है, जो एक दंडात्मक एवं अंशतः प्रतिक्रियाशील कानून था। इसके दायरे सीमित थे और इसे विभिन्न राज्यों द्वारा अलग अलग रूपों में लागू किया जाता था, जिससे कि विनियामक विसंगतियां उत्पन्न होती थीं। इन कमियों को दूर करने के उद्देश्य से वर्ष 2006 में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट FSS एक्ट लागू किया गया। इसने PFA सहित 8 पुराने अधिनियमों को एकीकृत कर एक एकीकृत और वैज्ञानिक विनियामक व्यवस्था प्रदान की। अब हम बात करेंगे FSSAI की भूमिका पर। इस अधिनियम के तहत फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI का गठन हुआ, जो आज खाद्य सुरक्षा से संबंधित सभी मानकों, विनियमों, निगरानी और प्रवर्तन का केंद्रीय निकाय है। इसकी प्रमुख भूमिकाओं में शामिल है मानकीकरण और लेबलिंग से संबंधित नियम बनाना, पंजीकरण और लाइसेंसिंग के माध्यम से खाद्य व्यवसाय संचालकों, फूड बिजनेस ऑपरेटर्स का नियमन करना, स्वच्छता और गुणवत्ता ऑडिट के माध्यम से निरीक्षण सुनिश्चित करना, नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देना ताकि खाद्य तंत्र में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित हो। इसकी जो प्रमुख समस्याएं या चुनौतियों की अगर हम बात करें तो वो कुछ इस तरह की थी, जिसमें कि दूषित और अपमिश्रित खाद्य पदार्थ जैसे कि दूध में डिटर्जेंट का मिलना या उसमें किसी तरह की सिंथेटिक मिलावट कर देना, खाने की तेल की अगर बात की जाए तो उसमें अवांछनीय रसायनों की मिलावट कर दी जाए, और गैर मानक स्ट्रीट फूड जिसमें कि खुले में बिकने वाली जो खाद्य हैं जिसमें स्वच्छता की भारी कमी देखी जाती है, खराब पैकेजिंग और एक्सपायरी से परे उत्पाद जिनका उपभोक्ता के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा हो सकता है। ये समस्याएं केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य तक सीमित नहीं हैं, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य तंत्र पर दबाव, खाद्य असमानता और पोषण संकट को भी जन्म देती है। खाद्य सुरक्षा को यदि मानवाधिकार परिप्रेक्ष्य में भी देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध ICESCR की धारा 11 यह स्पष्ट करती है कि हर व्यक्ति को पर्याप्त खाद्य का अधिकार है।
भारत के संविधान की यदि बात की जाए तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 21, जिसमें जो कि जीवन के अधिकार से संबंधित है, इसमें भी अगर हम इसकी व्यापक व्याख्या करते हैं तो उसमें स्वस्थ एवं सुरक्षित खाद्य तक पहुंच को सुनिश्चित करता है। इस परिप्रेक्ष्य में खाद्य सुरक्षा केवल कानून पालन का प्रश्न नहीं है, बल्कि मानव गरिमा और सामाजिक न्याय का विषय भी है। इसमें जिस तरह की नीति की जो पहल है, जिसमें शामिल है ईट राइट इंडिया और फूड सेफ्टी मित्र, जिसमें कि FSSAI द्वारा आरंभ किया गया ईट राइट इंडिया अभियान एक व्यवहार परिवर्तन आधारित राष्ट्रव्यापी पहल है, जिसका उद्देश्य है सही खाना, सुरक्षित खाना और टिकाऊ खाना। इस अभियान को स्वस्थ भारत मिशन, पोषण अभियान और SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो इसका दूसरा जो गोल है, जो कि ज़ीरो हंगर जैसे लक्ष्यों से भी इसे जोड़ा गया है। यदि हम फूड सेफ्टी मित्र की बात करें तो इसमें योजना के तहत प्रशिक्षित स्वयंसेवकों को छोटे विक्रेताओं और फूड कारोबारियों की सहायता के लिए नियुक्त किया जाता है, जिससे विनियमन को सुलभ और सहभागी बनाया जा सके। NGO और नागरिक समाज की भूमिका की अगर हम बात करते हैं इस संदर्भ में, तो वर्तमान में खाद्य सुरक्षा को केवल प्रशासनिक ढांचे तक सीमित नहीं रखा जा सकता है। नागरिक समाज और स्वयंसेवी संगठनों की भूमिका बहुआयामी है, जिसमें फुटपाथ में जो विक्रेता हैं, रेहड़ी वाले और छोटे कारोबारियों को प्रशिक्षण देना है, जिससे कि वे FSSAI के जो मानक हैं उनको समझें और उनका पालन भी करें। स्वयं सहायता समूह है, स्कूल और सामुदायिक संगठनों के माध्यम से हम स्वच्छता, पोषण और सुरक्षित खाद्य के प्रति जितने भी ये NGOs हैं वो जागरूकता फैला सकते हैं। मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब्स या स्थानीय निगरानी अभियान चलाने में स्थानीय प्रशासन की सहायता करना, ये भी एक इस तरीके से भी ये समाज में जागरूकता फैलाई जा सकती है। इसके अतिरिक्त स्कूलों में खाद्य शिक्षा कार्यक्रम को बढ़ावा देना, स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस कार्यक्रम के साथ सहयोग करना, कानूनी साक्षरता और उत्तरदायित्व की अगर हम बात करें तो खाद्य सुरक्षा केवल सरकार या निजी क्षेत्र की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह साझा उत्तरदायित्व है। इसे हम एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर भी देख सकते हैं, जिसमें कानूनी साक्षरता का जो उद्देश्य है वो यही है कि उपभोक्ता, विक्रेता, नियामक और नागरिक सभी के बीच में सक्रिय सहभागिता होनी चाहिए और साथ ही साथ नैतिक नागरिक चेतना का भी विकास होना चाहिए। इस संदर्भ में खाद्य सुरक्षा को हमें केवल नियमों की पालना के रूप में नहीं, बल्कि एक सशक्त लोकतांत्रिक संस्कृति के निर्माण के रूप में देखने की ज़रूरत है और इसी तरीके से इसे देखा भी जाना चाहिए, जहां हर नागरिक न केवल जागरूक उपभोक्ता है, बल्कि स्वास्थ्य के प्रति भी उत्तरदायी सामाजिक प्राणी है। तो आज के अपने इस लेक्चर में हमने 4 ऐसे विषयों की चर्चा की है जो न केवल विधिक अध्ययन के अंतर्गत आते हैं, बल्कि सामाजिक सशक्तिकरण और लोक कल्याण आधारित राज्य की अवधारणा से भी गहरे रूप से जुड़े हैं। चाहे बात आपराधिक न्याय में पारदर्शिता की हो, चाहे बात मानसिक स्वास्थ्य में गरिमा की रक्षा से संबंधित हो, उपभोक्ता को केंद्र में रखना हो या खाद्य सुरक्षा के माध्यम से सार्वजनिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित करना हो, इन सभी क्षेत्रों में नीति, विधि और सामाजिक कार्य की अंतःक्रिया देखी जा सकती है। कार्यक्रम सहायता, NGO, छात्रवृत्ति शोधकर्ता और नीति निर्माता सभी इन विधिक उपकरणों को सामाजिक बदलाव हेतु एक साधन के रूप में देख सकते हैं। NGO न केवल जागरूकता और सेवा वितरण में भूमिका निभा सकते हैं, बल्कि वे नीति निर्माण और विधिक सुधार की प्रक्रियाओं में भी सक्रिय भूमिका या सक्रिय भागीदारी कर सकते हैं। इस शैक्षणिक संवाद का उद्देश्य भी यही है कि ज्ञान के माध्यम से सशक्तिकरण। धन्यवाद।